been working is fantastic. You know, every cell of But the what body. he said about the Congress, by the way, is not untrue. Let's ask. I think we've got Balaji Gade साहब with us. Balaji Gade साहब, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. नमस्कार. बालाजी गादे साहब, नमस्कार. अभी आम आदमी पार्टी के आदित्य पॉल साहब हमारे साथ थे. जी. तो उन्होंने जो बात कही है, उसमें कुछ दम है. दम ऐसा है कि आपके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं मुंबई के, वो तो सब बेचारे कांग्रेस में चले गए हैं. सब देवेंद्र फडणवीस जी के आसपास दिखते हैं, सारे के सारे. तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का वोटर कांग्रेस को क्यों वोट देगा अभी बीएमसी में. ये बात बिल्कुल लाजमी है कि भाई हम वोट कांग्रेस को देंगे और जो जीत के आएगा वो बीजेपी में चले जाएगा. ये आप लोगों को किस प्रकार कन्विंस करेंगे कि कांग्रेस का जो कांग्रेस नेता है वो कांग्रेस में ही रहेगा. बालाजी गाड़े साहब. नहीं, ये आम आदमी पार्टी का सोचने का तरीका है, उनका नजरिया है, लेकिन सच्चाई अलग है. किसी का नजरिया सच्चाई नहीं तय कर सकता. यहाँ की जो सच्चाई है, देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक वोट बैंक है और यहाँ ये जो वोट बैंक है वो फिक्स है. हाँ, मैं ये मानता हूं कि लोग बीजेपी में हर पार्टी से जा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस से नहीं जा रहे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजन है. वो जो रीजन है उनमें सबसे ज्यादा तो ईडी है, सीबीआई है, और कनपट्टी पे बंदूक रख के अगर कोई कह दे कि बीजेपी में आना है या मरना है तो वो बीजेपी में ही जाएगा. उसी तरह इस देश में विपक्षी दलों के नेताओं को जो मास लीडर है उनको डरा कर धमका कर बीजेपी में ले जाया जा रहा है. बात दूसरी ये है कि जो जा रहे हैं उनका उनसे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि जिनको जाना है वो चले जाए. हम फिर से कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रहे हैं. इसमें इस देश की आम आवाम, आम जनता आके मिल रही है, क्योंकि उनको भरोसा है कि इस पार्टी ने देश को खड़ा किया है और जो कांग्रेस ने खड़ा किया उसको मोदी जी बेच रहे हैं. तो फिर से इस देश को खड़ा करने के लिए कांग्रेस ही जरूरी है. ये लोगों को पता है. तो ये आम आदमी पार्टी का जो नजरिया है, मुझे पता नहीं उन्होंने कहां से स्टडी किया है. उनको फिर से इस देश को समझना पड़ेगा, कांग्रेस को समझना पड़ेगा. और वो कह रहे थे कि कांग्रेस में क्या वो नकल करने के लिए कुछ अकल वगैरह चाहिए वगैरह वगैरह. तो उनके जो नेता है वो भी कांग्रेस का ही इतिहास पढ़ के आगे आए हैं. कांग्रेस में इतने अकल वाले लोग हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं कि जिन्होंने इस भारत का संविधान बनाया है. 1991 में जब देश आर्थिक त्रासदी में था, उस वक्त देश को खड़ा किया. ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस वक्त देश को जरूरत थी उस वक्त कांग्रेस ने देश को खड़ा करने का काम किया है. तो लोग कांग्रेस के साथ है. जो जा रहे हैं उनका कोई रुकावट नहीं, उनके लिए वो जाए. हम फिर से कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी मिलके और हम मिलके. हाँ, एक बहुत बड़ा जबरदस्त है कि राजस्थान का बजट, भले गहलोत साहब ने पुराना बजट पढ़ लिया था, बट जो कंटेंट था नया बजट का बहुत खूबसूरत कंटेंट था. एल्डर सीनियर सिटीजन को पेंशन, गैस 500 रुपए में, महिला स्टूडेंट्स को करीबन 30,000 स्कूटी, 2,000 यूनिट फार्मर्स को फ्री, 50% लेडीज को ट्रांसपोर्टेशन फ्री, मेडिकल 25 लाख तक किसी को टोटल फ्री. बहुत खूबसूरत था गहलोत साहब का जो बजट है राजस्थान के. तो वो अगर आप लोग मुंबई में ऐसे रेप्लिकेट करते हैं और बिफोर टाइम, बिकॉज लेट करने से मतलब नहीं. आज बीजेपी डेवलपमेंट प्लान लेके ऑलरेडी मैदान में उतर गए. देखो हम पूरे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मेट्रो है, ये है, वो है. गहलोत जो राजस्थान मॉडल मैं बोल रहा हूं, अगर जो बहुत खूबसूरत अंदाज से किया, अगर मुंबई में आप बीएमसी के लिए भी करें तो आई थिंक आप एक बहुत जबरदस्त इंपैक्ट, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस का प्रेजेंस है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का प्रेजेंस है, मुंबई में कांग्रेस का प्रेजेंस है, जबरदस्त है. मगर आप थोड़ा ऐसे स्कीम्स लेके पब्लिक के सामने अगर लोग जाएंगे, थोड़ा स्कीम का वर्णन किया गहलोत साहब का, और ये पुराना बजट का क्या चक्कर है. वो नया स्कीम ठीक था मगर पुराना बजट पढ़ लिया. कैसे गाड़े साहब मुंबई में कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे इस चीज को? पहले तो जो पुराने बजट की बात है वो गलतियां हो जाती है, और इंसान है, गलतियां इंसान ही करता है, रोबोट नहीं करता. और ठीक है, उसके वो आप समझ सकते हैं, समझदार लोग. लेकिन जो राजस्थान के बजट की जो खूबियां आपने बताई और मुंबई में आप क्या करेंगे उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा. राजस्थान
एक स्टेट है जहां पे किसान और सिटी, रूरल और अर्बनाइज दोनों के लिए कंबाइंड बजट उन्होंने दिया है, और उसी तरह का मुंबई के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन अभी जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, उन लोगों ने तो यहाँ पे बजट पढ़ दिया है, बजट बना दिया है। जो बजट ठेकेदारों के विकास के लिए है, ठेकेदारों के फायदे के लिए, वो बजट तो उन्होंने बना दिया है। बात रही राजस्थान के इस बजट की, जो महाराष्ट्र के लोगों को पता चलनी चाहिए, देश के लोगों को पता चलनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। जो किसानों के लिए फ्री बीज की योजना उन्होंने लाई है, विद्यार्थियों के लिए है, ये इतनी महत्वपूर्ण तरतूद जो कि सीतारामन जी के बजट में, मोदी जी के बजट में नहीं दिखी। किसानों के लिए वहां पे खास कुछ नहीं था, ना युवाओं के लिए कुछ था, न ही रोजगार की कोई बात थी। लेकिन गहलोत जी के बजट में किसानों को बीज दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे, किसानों के मुद्दे आप यहां से बयां कर रहे, उनका दुख बांट रहे आप माध्यम से, आप दोनों लोग वरिष्ठ पत्रकार हो, तो मैं आपको पता है कि किसान को सबसे ज्यादा इकोनॉमिक, जिसको बोलते हैं कि पैसों की प्रॉब्लम जो है, वो जून के महीने में रहती है, जब बुनाई होती है उस वक्त रहती है। और वो सबसे ज्यादा किसान कर्जे में उसी वजह से जाता है क्योंकि उसको खाद और जो बीज है वो लेने के लिए पैसा नहीं रहता। तो राजस्थान सरकार ने किसान की तरह सोचा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित में सोचती आई है, और ये जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल कैसे चलता रहे, उसकी व्यवस्था इस अर्थ संकल्प में, इस बजट में हुई है कि किसान जो है वो एक 30 से 50 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसके बाद उनको फ्रीबीज दिया जाएगा, और वो किसान नीचे वाले किसानों को, छोटे छोटे किसानों को देते जाएंगे। तो ये जो है किसानों के हित की ये बजट है। बाकी आपने सब पढ़ा है, मुझसे ज्यादा आपको पता है, उसी का रेफरेंस लेके, उसी तरह वही नजरिया, वो कांग्रेस पार्टी का ही नजरिया है, वही नजरिया लेके हम मुंबई में भी जाएंगे। लेकिन मुंबई का जहां तक प्रश्न है, मुंबई में ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि 27 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है बीएमसी में, 27 साल हो गए। तो इन 27 सालों में इसके बावजूद कि स्टेट इलेक्शंस आप जीतते रहे। देखिए साहब, 1999 से लेकर के 2014 तक आपकी सरकार रही महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ, लेकिन बीएमसी चुनाव आप हारते रहे। इसके पीछे क्या राज क्या है? क्योंकि राजनीतिक अटकलें ये लगाई जाती हैं कि आप लोगों ने बीएमसी शिवसेना के लिए छोड़ दी कि आप लोग वहां देखिए, आपको जो कुछ करना है, हमें यहां डिस्टर्ब मत करिए। नहीं, ऐसे कुछ किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं जाता। हर वक्त बातें और रेफरेंसेस हर चीजों के बदल जाते हैं जब वक्त बदल जाता है। तो अभी तो हम साथ में हैं, शिवसेना और एनसीपी अभी हम साथ में हैं, और मैं ये मानता हूं कि बीएमसी के चुनाव में पिछले कुछ सालों में हमें वहां पे जैसे चाहिए उस तरह का हम सक्सेस पा नहीं पाए हैं। लेकिन स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में इलेक्शन कुछ अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, भाषा के मुद्दों पे, स्टेटवाद, राज्यवाद जिसको बोलते हैं, उस राज्यवाद के मुद्दों पे। हम तो नेशनल पार्टी है, देश को एक साथ लेके चलते हैं। जाति धर्म के नाम पे तो हम देश को बंटवारा नहीं करते देश का, ना ही किसी चैनल के ऑफिस में हम घुसकर उसने हमारे खिलाफ क्यों कोई डॉक्यूमेंट्री की, इसके लिए हम उसके आईटी रेड भी नहीं लगवाते। हम सेक्युलर पार्टी है और देश के लोगों के हित का सोचते हैं। तो आपने जो कहा है कि हम यहाँ पे सत्ता में रहे हैं एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार 2014 तक हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पे रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि बीएमसी में हम कुछ कम रहे, लेकिन अभी भाई जगताप जी हमारे मुंबई के अध्यक्ष है, वो बहुत ही ताकत के साथ संगठन को पूरे मुंबई में खड़ा कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में सेना, बीजेपी जो महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी हम मिलके यहाँ पे बीजेपी को धोबी पछाड़ कर देंगे। और मोदी जी के जो यहाँ पे जो दौरे हो रहे हैं वो मुंबई के लिए कितने भी क्यों ना वो करे, और 10 बार क्यों ना आए यहाँ पे। मैं मुंबई में बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। रोज मैं दर्जनों लोगों से मिलता हूँ। यहाँ का टैक्सी वाला जो उत्तर भारतीय है, यहाँ का कोई पोहा बेचने वाला, कोई इडली बेचने वाला, जो पूरे देश से आया है, वो मोदी जी को गाली देता है, बीजेपी गवर्नमेंट को गाली देता है। क्योंकि 2014 से पहले वो रात को जब उसका धंधा खत्म कर घर जाता था, उस वक्त
वो सुकून के साथ उसके मेहनत लेके जाता था। आज वो दिन भर मेहनत तो करता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं बैठता भाई जी। तो इसलिए वो अभी बालाजी गाड़े साहब, बालाजी गाड़े साहब, आप जो मर्जी कह लीजिए, अगर आप वो उत्तर भारतीय टैक्सी वाले की, स्कूटर ऑटो वाले की, इन सब लोगों की अगर आप बात कर रहे हैं, मोदी जी को आपके सामने वो जितना मर्जी कोस लें, कुछ भी कर लें, आखिर में वोट वो जाकर के मोदी जी को ही देते हैं। आज तक तो ऐसा हुआ है। लेकिन दूसरा सवाल, वो पूरा सवाल मैंने नहीं किया, प्रदीप जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछ रहा हूं सर। 2014 के पहले, 2009 में, ठीक है सर, उसके पहले 2004 में मुंबई शहर में जितनी भी असेंबली सीट्स हैं, सारी असेंबली सीट्स कांग्रेस ने जीती थी। 100% कांग्रेस वन all the assembly seats in Mumbai, but you could not win the BMC। मतलब इसके पीछे राज क्या है, मेरी समझ के बाहर है। मतलब जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्पष्टीकरण है, वो सीधा है। आप लोगों की डील हुई शिवसेना के साथ कि भाई तुम लोग जीत लो। नहीं, ऐसे डील वगैरह कुछ होती नहीं है। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया, अभी कहा थोड़ी देर पहले कि बीएमसी महापालिका के जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो चुनाव किसी और मुद्दे पे लड़े जाते हैं, जिसमें स्थानीय आत्मीयता, स्थानीय जिसको क्या कहते हैं, लोगों की इमोशन जो है वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें हम कम पड़े हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सा कम रहा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन हमने सेटलमेंट की थी, ये शिवसेना को दे दो, हम स्टेट लेते हैं। तो स्टेट क्या शिवसेना को नहीं चाहिए था क्या? उनको भी स्टेट चाहिए था। लेकिन ये मुंबई के चुनाव की, यहाँ के मुंबईकर जिसको बोलते हैं, वो मुंबईकर की मुंबई बीएमसी में अलग सोच रहती है और वो शिवसेना के तरफ झुकी है। वो उनका विजय हमें मानना चाहिए। पहले राहुल गांधी जी का जवाब मोदी जी दिया नहीं, पार्लियामेंट में बोले प्राइस राइज का जवाब दो, अनएम्प्लॉयमेंट का जवाब दो, इन्फ्लेशन का जवाब दो, फार्मर्स इनकम डबल नहीं हुआ उसका जवाब दो, पब्लिक सेक्टर अब खत्म करो उसका जवाब दो। तो राहुल गांधी जी का अलग अलग प्रश्न का कोई, फिर अडानी जी पे बात किया, उस पे जवाब नहीं मिला। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, उन्होंने 10 प्रश्न पूछे, ये 10 प्रश्न के जवाब दो, बीजेपी नहीं दिया। आज जयराम रमेश जी ने 3 प्रश्न पूछे, उसका भी जवाब। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या जवाब देंगे कि नहीं देंगे? ये फिर आज बीबीसी रेड, जिस प्रकार से उनका कहना कि आईटी सर्वे हुआ, तो कांग्रेस का कहना है कि द फंडामेंटल राइट्स आर अंडर थ्रेट, तो इमरजेंसी के याद तो इंदिरा गांधी। तो कैसे आप देखते हो इस चीज को अलग अलग? आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। मोदी जी जवाब दे रहे हैं लेकिन उनका पैटर्न अलग है। अगर आप पूछते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, तो वो बताते हैं कि भोपाल है। तो कहते हैं मैंने तो सही आंसर दिया है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है ना। तो वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वो छोड़ दीजिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है कि नहीं ये बताइए। इस तरह का उनका पैटर्न है। जब हम अडानी जी पे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। वो फिर जब हम पूछते हैं कि देश में इतनी बेकारी है वो क्यों है, तो वो सीधा हिंदू मुस्लिम मसले पे चले जाते हैं। तो आपने जो कहा है, तो उसी तरह से उनको किसी प्रश्न का जवाब देना नहीं है। और वो कह रहे थे कि मैं चौकीदार हूं। हम उसी के ऊपर भरोसा रख दे गए कि ये चौकीदार है, लेकिन हमको ये भी मानना चाहिए था कि ये अगर ये चौकीदार है तो इनका मालिक भी कोई होगा। तो अभी समझ में आ रहा है कि इनका मालिक कौन है और किसका घर भरने का काम इस चौकीदार ने किया है। तो ये चौकीदार जिसने देश को बेचा है, ये मोदी जी न राहुल गांधी जी के सवालों का कोई जवाब देंगे। लेकिन अब डर गए हैं। वो डर उनके चेहरे पे, उनके बर्ताव में हमें दिखाई दे रहा है। और उसका सबूत आज उन्होंने, जब राहुल जी मांग रहे थे कि हमको अडानी के ऊपर जेपीसी चाहिए, उन्होंने बीबीसी के ऑफिस के ऊपर रेड करवा दी। तो इसमें डर दिखता है और ये डर आज जनता को समझ में आ रहा है। तो मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो जिस शाखा में पड़े हैं वो आरएसएस में पड़े हैं। और आरएसएस के हेडगेवार, गोरवलकर, उनकी संहिता है कार्यकर्ताओं की। और वो कहते हैं, जब वो हाफ चड्डी में थे, अभी तो पैंट में आ गए, फुल पैंट में, उस वक्त से वो कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को ये पढ़ाते आ रहे
कि कोई आपको सवाल करे तो उसको जवाब मत दो, वहां से निकल जाओ और 10 नए भोले लोगों को ढूंढो और उनको पागल बनाओ धर्म के नाम पर। ये उनकी पढ़ाई है। तो मोदी जी जवाब नहीं दे रहे तो उसमें कुछ मुझे आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पर जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक मिनट जी बोलिए, लेट मी कंप्लीट। तो मोदी जी जवाब नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि वो बुनियादी बहुत ही डरपोक आदमी है। उनका जो भाषणबाजी का जो चेहरा है वो वन साइडेड है, वो कभी किसी प्रश्न का सवाल नहीं देते, उनमें हिम्मत नहीं है जनता को, पत्रकारों को और सच्चाई को फेस करने, क्योंकि वो बहुत ही डरपोक आदमी है। लेकिन यहां पर ये गाड़े साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप अडानी जी की बात कर रहे हैं तो अडानी जी तो अशोक गहलोत जी से भी मिले हैं। अशोक गहलोत जी ने खुद तारीफ करी है अडानी जी की, शरद पवार जी ने बहुत तारीफ करी है गौतम अडानी जी की, राहुल गांधी से भी मिले हैं अडानी जी। तो आपके कांग्रेस के न जाने कितने नेता हैं, कमलनाथ जी हो गए, दिग्विजय सिंह जी हो गए, वो भी गौतम अडानी से भी मिले। बिल्कुल, लेकिन तो, इन जिन लोगों से मिले हैं जी, वैसे बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, क्योंकि जो बीजेपी की पेड ट्रोलर गैंग जो है, जो सोशल मीडिया पे बैठी है, वो लोगों में यही संभ्रम फैला रही है कि ये तो सभी से मिलते हैं, मोदी जी मिले तो उसमें क्या हर्ज है। तो अडानी जी गहलोत जी से मिले, राहुल जी से मिले, लेकिन राहुल जी ने एसबीआई को फोन करके नहीं बताया ना उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि भाई ये मालूम नहीं है मुझे, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसी प्रधानमंत्री ने फोन किया होगा। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसा फोन कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी आज तक कभी ना मंत्री रहे ना प्रधानमंत्री रहे, तो राहुल गांधी किसको फोन करेंगे? राहुल गांधी तो मात्र खासदार रहे, एमपी रहे। तो वो हम पिछले अभी 10 साल हो जाएंगे 24 में, 9 सालों से सत्ता में नहीं है ना। उसके पहले राहुल गांधी कभी मिनिस्टर थे, ना ही शरद पवार साहब ने किसी श्रीलंका से या ऑस्ट्रेलिया के साथ बात की कि बाबा ऐसा ऐसा कर्जा दे दिया जाए। सर इसका क्या प्रमाण है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। इसका प्रमाण क्या है सर? प्रूफ क्या है इसका? एविडेंस तो होनी चाहिए ना कुछ। तब इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी आपके चैनल के साथ बात कर रहा हूं और कल किसी भ्रष्टाचार के आरोप में मैं चला जाऊं, तो ये मतलब ये हो रहा है मैं प्रदीप जी के साथ और आपके साथ बात कर रहा था, आप भी मेरे साथ हो, मैं आपसे मिला हुआ और इसी चैनल ने मुझे सपोर्ट किया, ये तो इसमें कुछ तो तथ्य नहीं है ना। तो इसी तरह की ये चर्चा है। तो ये बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाए, ये बीजेपी के साथ सीखना चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस ने पैटर्न हमारा बदल दिया है। बीजेपी ने आपका भी पैटर्न बीजेपी वाला हो गया है? नहीं सर, नहीं, हमारा पैटर्न जो है वो भारतीय है, लोकशाही वाला हो गया है। सर मैं एक मिनट ज्यादा लेके एक एग्जांपल देके बीजेपी ने क्या किया वो समझाना चाहूंगा। बीजेपी ने क्या किया, भारत की राजनीति का ग्राउंड बदल दिया। वो इस तरह से बदल गया, एक एग्जांपल दूंगा कि भारत हॉकी में बहुत मास्टर था, भारत को कोई हरा नहीं पाता था। मेजर ध्यान जी जादूगर कहे जाते थे, आपको पता होगा। उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आपको पता होगा। तब यूरोपियन लोगों ने भारत को जब हरा नहीं पा रहे थे, उस वक्त इनको कैसे हराया जाए उस वक्त स्टडी किया, और उसके बाद समझ में आया कि भारतीय टीम जो खेल रही है उनके तरीके जो है, उन तरीकों को बदलना चाहिए। उन्होंने तरीके बदल के देखे और उन तरीकों के साथ भारत को डिफीट किया, लेकिन वो हरा नहीं पाए। तब यूरोपियन देशों ने ग्राउंड बदल दिया। जो हम ग्रीन ग्रास पे खेलते थे वो ग्रीन ग्रास निकाल दिया और मैट के ऊपर मैच अभी होती है। भारत उस वक्त से नए ग्राउंड पे पुराने तरीके के साथ खेल रहा है, इसीलिए अभी तक हम उस ऊंचाई तक जो पीछे थी वो पा नहीं पाए। उसी तरह बीजेपी ने इस देश की राजनीति का ग्राउंड तत्वों से, बुनियादी मुद्दों से हटाकर धर्म और जाति की राजनीति के ग्राउंड पर लाके खड़ा कर दिया है। और हम उसी तत्वों के साथ, उसी आदर्शों के साथ उनके साथ डिफेक्ट कर लेते। लेकिन अभी हमने तय किया है कि बीजेपी के बेबुनियाद सवालों को नजरअंदाज करके लोगों के मुद्दे, लोगों का दुख, लोगों के प्रश्न हम संसद में, रस्ते पे और हर कार्यक्रम में रखेंगे और बीजेपी उसका जवाब देगी, क्योंकि बीजेपी को हमने ड्यूटी दी है, हमने चुना है हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। और वही राहुल जी ने उस दिन संसद में किया है कि भाई यह सवाल है और आप जवाब दीजिए, और उससे मोदी जी भाग गए और अभी वो डर गए हैं। गणेश साहब, अभी जब मोदी जी पार्लियामेंट में कहा कि देखो पीएम किसान योजना में 11 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, हाँ, घर हमने 3 करोड़ लोगों को दे दिए,
गैस फ्री 9 करोड़ लोगों को इसका फैसिलिटीज लिया, 11 करोड़ के हमने टॉयलेट फ्री मुफ्त बना के दिए, आयुष्मान में 2 करोड़ लोग फैमिलीज को फायदा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नल से जल, देखो कितने करोड़ों घर में हमने नल से जल प्रदान किए। तो काम गिन के बता दिए और छाती ठोक के बोले कि आपका सुनेगा कौन। ऐसा है। अरे तो ये कॉन्फिडेंस है कि एरोगेंस है कि कांग्रेस के आपके एलिगेशंस को सुनेगा कौन? 80 करोड़ लोगों को मैंने खाना खिलाया हूं, फ्री राशन, और भी खिलाऊंगा। तो मतलब कि इन गरीबों के लिए मैंने इतना त्याग किया, इतना बलिदान किया, इतना काम किया, बोले कांग्रेस आपका सुनेगा कौन? तो ये एरोगेंस है या कॉन्फिडेंस है कि मैंने देखो काम किए? इसमें सर एरोगेंस भी है, अज्ञान भी है, अज्ञान भी है, जिसको हिंदी में अज्ञान बोलते हैं, अज्ञान भी है और एरोगेंस भी है। और एरोगेंस तभी आता है जब अज्ञान होता है। मोदी जी को जब वो प्रधानमंत्री बने उसके 2 साल पहले अगर अन्न सुरक्षा विधेयक पढ़ लेते तो पता चल जाता कि वो किसका सपना था और किसने किया है। ठीक है, मोदी जी तो ज्यादा पढ़ते नहीं, वो तो क्या टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है उनके सामने, अलग बात है, उसके ऊपर वो देश को पता है। लेकिन ये जो अरोगेंस है वो लोगों को धमका रहे, मैंने फ्री में दिया है। तो मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था कि इस देश में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त आजादी मिली, उस वक्त ना सड़कें थी, ना स्वच्छ जल था, ना पानी था, ना शिक्षा थी। इस देश में 1947 में सिर्फ मैं शिक्षा के कुछ आंकड़े यहाँ पे गिनवाता हूं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त इस देश में कुल मिला के 20 विद्यापीठ थे यहाँ पे, और कुछ चुनिंदा महाविद्यालय इस देश में थी, ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज इस देश में 90 से ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी, अभी उनकी संख्या कुछ बढ़ गई है, पिछले आंकड़े है। उसके बाद 250 से ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज है, नेशनल यूनिवर्सिटीज है, 34,000 महाविद्यालय जिसको हम हायर एजुकेशन जहां पे मिलते, कॉलेजेस है। इतना बड़ा साम्राज्य कांग्रेस ने लोगों के हित में खड़ा किया। तो कांग्रेस ने कभी ये गिनवाए नहीं, हमने बस हम उतनी गलती हमारी हुई कि हमने काम गिनवाए नहीं। तो मोदी जी का ये जो अरोगेंस है वो बहुत, ये जिसको बोलते हैं नहीं, भारत के विकास में आपने बेचा कितना उसकी लिस्ट गिनवाइए मोदी जी, आपने बेचा कितना वो लिस्ट आप गिनवाइए। लोगों को आपने मुफ्त में खाना खिलवाया तो उसमें क्या बड़ा उनके ऊपर एहसान नहीं किया। और दूसरी बात मैं भूल जाऊंगा, वो पहले कह दूंगा कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि किसानों को इतना फायदा करवाया, इतने पैसे दे रहा हूं, ठीक है ना, एक तरफ से वो 6,000 रुपए अकाउंट में डाल रहे, साल के जो भी है 6,000 12,000 अकाउंट में डाल रहे, और दूसरी तरफ से 2014 में हमारा किसान खाता है मैक्सिमम सोयाबीन का तेल खाता है या फिर पाम तेल खाता है, और ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास वाला हो जो सनफ्लावर ऑयल खाता है या फिर कोई मूंगफली का भी खाता है। उसके रेट 70 रुपए किलो 2014 में थे, मूंगफली के तेल के 100 रुपए या 90 रुपए थे, अभी वही 170 रुपए किलो में वो ले रहा है। तो मोदी जी ऐसे एक चवन्नी दे रहे हैं और इधर से उस किसान के गिरेबान में हाथ डाल के 10 रुपए निकाल ले रहे हैं। तो ये जनता को समझ लेना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं ये जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी है वो, आपको याद होगा कि हमारे बचपन में वो गांव में ऐसे ही कुछ लोग आते थे और छोटे बच्चों को कुछ छोटा आमिष दिखा के उनसे पैसे हट लेते थे। इसी तरह किसानों को यहाँ पे चवन्नी देने का आमिष दिखाकर उनसे उनकी मेहनत और हक छीन रहे हैं, और वो छीन के देश को बेच रहे हैं। तो ये अभी जनता समझ चुकी है और जनता आने वाले चुनाव में उनका परिणाम देगी। सर जी इस साल ही 10 और चुनाव हैं सर, इस साल जी, इसी बरस में जी हाँ, 9 और बच गए, त्रिपुरा के चुनाव को इंक्लूड करके 10 चुनाव हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी सर? सर बहुत बढ़िया रहेगी इसमें, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा का जो हमारा मकसद था राहुल जी का, वो पॉलिटिकल नहीं था सर। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो ग्राउंड बदल दिया था। जब भी सर हम टीवी लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक देश में हम घर से बाहर निकलो तो युद्ध छिड़ गया है। जो टीवी के ऊपर पत्रकार उछल उछल के बोलते हैं बहुत कम, अपवाद आपके जैसे छोड़ के, ऐसे लगता है कि साला अंदर से एंकर निकलेगा और पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट को पकड़ के एक घूसा दे देगा, ऐसा लगता है हमको। लेकिन ठीक है,
तो जो इस देश में माहौल बना है, आपके सवाल पे आऊंगा मैं, थोड़ा सा ये बता के आता हूं। तो ये जो माहौल बनाया हुआ है कि मायूसी है, डर है, क्या चल रहा है उसका फ्रस्ट्रेशन है, और लोग एक सदमे में जी रहे हैं, जिसको पॉलिटिकल भाषा में इटली के एक पॉलिटिकल थिंकर है एंटोनियो ग्राम्सी, उन्होंने कल्चरल और पॉलिटिकल हेजिमनी कहा है। उस हेजिमनी में इस देश को इस बीजेपी ने धकेल दिया है। तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, राहुल जी गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और पहले देश और लोग कहीं के इकट्ठा हो और हम मिलके इन सवालों को भिड़ जाते हैं, और जो उत्तर हमको चाहिए वो मिलके हम पाते हैं, ये कहा है। तो जो 9 स्टेट है, बीएमसी है, और आने वाला लोकसभा का चुनाव, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक नंबर का रहेगा। हम स्थानीय पार्टियों को, एक मिनट सर, हम स्थानीय पार्टियों को, स्टेट पार्टियों को, नेशनल के विपक्षी दलों को हम इकट्ठा लाएंगे। जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहता है, जिसको इस देश के लोकतंत्र और संविधान की दिल से फिक्र है, उनको हम साथ लेंगे, और बीजेपी के इस एंटी नेशनल मूवमेंट को, इस देशद्रोही कार्यकलाप को हम एक पूर्ण विराम देंगे। लेकिन हमारा नारा बीजेपी मुक्त भारत का कभी नहीं रहेगा। 5 बरस पहले कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सारे स्टेट आप जीते थे। पंजाब में तो आप हार गए, आम आदमी पार्टी वहां पर आ गई। राजस्थान में अभी भी आपकी सरकार है, चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अभी भी आपकी सरकार है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों इतने बड़े बड़े स्टेट जहां पर कांग्रेस जीत करके आई, जीती हुई बाजी आप हार गए। तो कांग्रेस को अब क्या ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि जीती हुई बाजी को किस तरीके से सुरक्षित रखे? गाड़े साहब, ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इससे अलग होके मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ने अभी इन गंदी राजनीति का जो चेहरा है वो अभी हमने समझ लिया है, और जो लोग डर के जा सकते हैं उन लोगों को अभी हम ज्यादा से ज्यादा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को अवसर देंगे कि जिनको डराने के लिए मोदी जी के पास कुछ नहीं होगा, या फिर वो ईडी लगाए या कोई सीढ़ी लगाए, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग अभी हम खड़ा कर रहे हैं, और कांग्रेस हर मुद्दे के ऊपर, हर पायरी के ऊपर अब बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार है। रास्ते के ऊपर भी और संसद में भी, और विचारों की लड़ाई तो बीजेपी कभी लड़ती ही नहीं है। I hope so. प्रदीप जी, you wanted to ask something? No, fantastic. No, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एक लहर, जैसे मोदी जी आकर इन्होंने कहा कि बिकॉज देखो लड़ाई बीएमसी में कांग्रेस को मोदी से लड़ना है। मोदी जी 2 बार आ चुके हैं और भी बार आएंगे, और जिस प्रकार से डेवलपमेंट प्लान्स अनलीज किया है महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो गिन के आपको भी मालूम है, बुलेट ट्रेन से लेके 14 मेट्रो रेल से लेके ट्रांस हार्बर ले, सी लिंक से लेके एवरीथिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड। ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है कि डेवलपमेंट है और दिख रहा है। बट और एक सच्चाई यही है कि ये 7 साल में या 8 साल में करीबन 12 लाख लोगों ने सिटीजनशिप त्याग किया। लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो कांग्रेस ने शायद ये उठाया है सवाल, तो ये डिसबैलेंस केसेस देखते हो आप, जहां डेवलपमेंट है तो लोग रुक क्यों नहीं रहे, लोग छोड़ के भाग क्यों रहे, सिटीजन तो क्या स्टडी है इस विषय में, क्या बोलना चाहोगे आप? सर, ये लोग छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि उनको इस देश में सिक्योरिटी नहीं लग रही है, और इसीलिए इस सरकार के ऊपर से उनका भरोसा उड़ गया है, इसलिए वो देश से छोड़ के चले गए। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे कहना चाहूंगा कि सर 2011 से 21 यहां पे 10 सालों के बाद सेंसस होना बहुत जरूरी था। इस सरकार ने ब्रीफली सेंसस भी अभी तक करवाया नहीं है। वो इसलिए करवाया नहीं कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो करे और वो आंकड़े देश को दे दे कि कितने बांग्लादेश से घुसखोर यहाँ पे आए हैं, कितने लोग देश से बाहर छोड़ के चले गए हैं। ये देने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है, ना ही जाति न्याय जनगणना करने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है। इसके आगे जाके 2011 में जो हमने सेंसस करवाया था उसके भी आंकड़े इन लोगों ने पूरे के पूरे गायब कर दिए हैं। अभी तक रिलीज नहीं किए हैं।
तो सर ये डरपोक सरकार है। आपने कहा कि मुद्दे पे आऊंगा, मैं मुद्दे पे डटा रहता हूं। मोदी जी जितनी बार मुंबई में आएंगे उतना हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जितने वादे करेंगे झूठे, उतने यहाँ के लोग उनको उन वादों की वजह से वो कहेंगे कि भाई पिछले बार भी आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का 3000 करोड़ का हम एक स्टेच्यू बनवाएंगे, और वो खुद आए थे, उन्होंने नींव रखी समंदर में जाके। वो अभी शायद वो वीड जो ईंट है वो नींव भी कहां पे चली गई समंदर के लहरों के साथ पता नहीं। मोदी जी ने अभी तक वहां पे कुछ भी नहीं किया है, ना छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेच्यू बना। तो ऐसे मोदी जी आए और हमारा काम आसान करे और झूठ बोले और झूठे वादे करे, क्योंकि मोदी जी कभी सच बोलते ही नहीं है। Right. So finally we have a very aggressive Congress. Yes. We have a good aggressive Resurgence. Congress. Resurgent Congress. Thank God. जबरदस्त तरीके से आप प्रोजेक्ट करते हो हर And चीज। to be very frank with you, after a long time, I really watched a great debate in Parliament. एक तरफ राहुल गांधी जी Yes. और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, दोनों तरफ से जो तर्क वितर्क हुआ, भाई देखने में मजा आया। बड़े दिनों के बाद पार्लियामेंट की डिबेट को देखने में मजा आया, और वो इसलिए मजा आया कि लग ऐसा रहा कि कांग्रेस अब जाग गई। आप इसी तरह जागरूक रहें, इस तरह लड़ते रहें। जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा अच्छी चीज कोई और हो नहीं सकती है। गाड़े साहब, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। गाड़े साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। वंदे मातरम। Thank you so much. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।